हेलो, नमस्कार। मैं हूँ रिंकी और आपका स्टेप टू सक्सेस में स्वागत करती हूँ। अपने विचारों को महत्व दीजिए, क्योंकि ये विचार ही हैं जो आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। और हमने इन्हीं विचारों के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट में 9th क्लास की हिस्ट्री, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसके सेकंड चैप्टर को सोशलिज्म इन यूरोप को स्टार्ट किया था। और उसमें हमने 3 विचारधाराओं को देखा था, 3 आइडियोलॉजी को देखा था। फर्स्ट थे कंजर्वेटिव्स, जो कि वो लोग थे जो ओल्ड इज गोल्ड को मानते थे। सेकंड लिबरलिज्म, जो कि लिबरल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते थे। इनकी सब चीज़ें डेमोक्रेटिक के अनुसार थी, डेमोक्रेटिक थी, लोकतांत्रिक थी। बट उनकी सिर्फ 2 चीज़ें, 2 नेगेटिविटी थी कि उन्होंने वुमेन्स को मार्जिन पे रखा, सोसाइटी के मार्जिन पे रखा, उनको इंक्लूड नहीं किया, और नॉन प्रॉपर्टीड मैन को कोई भी राइट्स नहीं दिए। तो ये उनके नेगेटिव पॉइंट्स है, जिससे कि उन्हें डेमोक्रेटिक होने से रोकती थी। थर्ड थे हमारे रेडिकल्स, जो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कहलाते थे, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो करते थे, और जो वुमेन्स को, जिनको लिबरल्स ने मार्जिन्स पे रखा था सोसाइटी में, उनको भी इंक्लूड करते हैं अपनी आइडियोलॉजी में। और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन हैं, उनको भी अपनी आइडियोलॉजी में, अपनी विचारधारा में शामिल करते हुए समाज को, एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी में इन विचारधाराओं से, इन आइडियोलॉजी से चेंजेस आए, और कैसे सोसाइटी जो है अब चेंज की तरफ मूव कर रही थी। तो सोसाइटी में इन विचारधाराओं से क्या क्या चेंजेस आए, तो हम ये देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सोसाइटी में क्या चेंज आए, और सोसाइटी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में क्या चेंज आए, आज हम वो देखेंगे। इकोनॉमी में क्या चेंज आए, तो देखिए, जब भी कोई चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, समाज में जो चेंजेस आते हैं, तो वो अपने साथ पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लाते हैं। तो ऐसा ही हमारे भी यूरोप में हुआ। यहाँ पे सोसाइटी में चेंज तो आया, बट उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट होने के साथ साथ नेगेटिव भी हुए। तो सबसे पहले हम इनका अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट देख लें कि पॉजिटिव पॉइंट क्या हुए थे, तो देखिए, फर्स्ट इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट हुआ था, रेलवे का एक्सपेंडिचर हो गया था। रेलवे एक्सपेंड हुआ, तो हमने देखा कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रेलवे का एक्सपेंडिचर हो गया था इस टाइम पर। दूसरा, सिटीज़ एंड टाउन डेवलप हो गए थे। सिटीज़ एंड टाउन डेवलप हुए थे। थर्ड चीज़ जो हुई थी, वो सबसे ड्रास्टिक चेंज, जो पूरा रिवॉल्यूशन पूरे के वर्ल्ड में, और सबसे पहले ये ड्रास्टिक चेंज हुआ था ब्रिटेन में, जो कि है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये किस तरीके से चेंजेस आए और इन्होंने किस तरीके से यूरोप की सोसाइटी को चेंज किया, ये हम देखते हैं। देखिए कि पूरा यूरोप, हमें पता है यूरोप कॉन्टिनेंट काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है, और इसमें एरिया को कवर करते हुए साथ साथ इनसे रिसोर्सेज की भी बहुत प्रचुरता है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इस वाले कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलते हैं। हमने देखा कि आसपास के जो 2 यूरोप कॉन्टिनेंट से बाहर के कुछ ऐसी शक्तियाँ थी, कुछ ऐसी पावर्स थी, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट को अपने प्रॉफिट के उससे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही थी। क्यों? क्योंकि यूरोप में उस टाइम पर जो था एम्परर्स का राज था, और यहाँ पर कुछ उथल पुथल थी, और उथल पुथल होने के कारण इन्होंने सोचा कि इसकी कंडीशन तो बहुत ख़राब है, बहुत पैथेटिकल कंडीशन थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, और इन्वेस्ट इस तरीके से किया जाए कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनानी स्टार्ट करी। इंडस्ट्रीज़ बनाने के साथ साथ क्या हुआ कि इन्हें अब लेबर्स वगैरह की भी ज़रूरत होने लगी, और लेबर्स की ज़रूरत जो है इन्हें इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में आसपास से पूरी होने स्टार्ट हो गई। और जब ये लेबर्स यहाँ पर इनको मिलने लगी, तो इसी तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन्हें आपस के, इन जो रीजन्स हैं, इनमें आपस में कनेक्टिविटी कैसे हो। इनके बीच में कनेक्टिविटी को हमें सबसे ज़्यादा इजी बनाना है। इजी बनाने से क्या होगा कि इनका जो एक्सपेंडिचर होगा, जो ये प्रोड्यूस करेंगे, वो इनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और कम टाइम में हो जाएगा। तो इन्होंने इसके लिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो निकाला वो था रेलवे लाइंस बिछाकर। इन्होंने यहाँ पर रेलवे लाइंस का बिछाने का काम किया, जिससे कि इनके आपस में इनकी कनेक्टिविटी ईजी हो गई।
जिससे कि यहाँ पर इन जो भी ये महाशक्तियाँ थी, पावर्स थी, इनको प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा और इनका इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, रेलवे का एक्सपेंड कर दिया। रेलवे के एक्सपेंडिचर से आसपास में जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। दूसरी चीज़, रेलवे आने से क्या हुआ, सिटीज़ वगैरह, सिटीज़ टाउन्स, यहाँ पर भी जो लोगों की आवाजाही थी, जो उनका कम्युनिकेशन था, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। फिर वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। इंडस्ट्री डेवलप होने से कारण जो सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल पर चेंज आना स्टार्ट हो गया। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि पॉजिटिव चेंज होने के साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव चेंज भी थे। अब नेगेटिव चेंज क्या थे कि देखो, अगर कहीं सिटीज़ डेवलप होंगी, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, तो वहाँ पर कहीं एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट के कारण ही सिटीज़ और टाउन डेवलप हो रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट होगी तो विलेजेस में जितने भी पॉपुलेशंस हैं जो कि लेबर क्लास है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखेगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देखेगी। तो जो विलेज में जितनी भी पॉपुलेशन है वो इधर की तरफ मूव करेगी और इधर की तरफ मूव करने पर देखें बहुत बड़ा मास लेवल पर मूवमेंट होगी, मास लेवल पर बहुत बड़े लेवल पे लोगों की आवाजाही होगी। कहाँ पर, इन सिटीज़ में, इन टाउन्स में, इंडस्ट्रीज में। किसके लिए, फॉर सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या चेंज हुआ, जितने भी मैन, वुमेन्स और चिल्ड्रंस जो थे वो मूव कर गए कहाँ, सिटीज़ की तरफ, एम्प्लॉयमेंट के लिए इन इंडस्ट्रीज में। दूसरा क्या हुआ, जब इतने मास उस पे मूवमेंट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इन सब चीज़ों की डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो रही है। भैया डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो यहाँ के जो ओनर्स हैं उन्हें लेबर बहुत सस्ते दामों पे मिलने लगी, और जब इतनी ज़्यादा लेबर उन्हें सस्ते दामों पे मिलेगी तो ये अपनी मनमर्जी चलाएंगे और मनमर्जी मुताबिक अपने काम के घंटे तय करेंगे, लेबर को जिस तरीके की कंडीशन देनी होगी उस तरीके से देंगे। तो इन्होंने क्या क्या चेंजेस करे, तो यहाँ देखें इन्होंने लो वेजेस कर दी, वेजेस लो कर दी। थर्ड चीज, इन्होंने वर्किंग आवर्स इंक्रीज कर दिए, और इंक्रीज भी छोटा मोटा इंक्रीज नहीं किया, बहुत बड़े लेवल पे कि क्या कितने काम के घंटे बना दिए, 14 से लेके 15 आवर्स तक कि लेबर को 14 से 15 आवर्स तक इन फैक्ट्रीज में काम करना होगा। अगर कोई भी इंसान या कोई भी लेबर काम करने को मना करता था कि भैया हम 14-15 घंटे में और इतने कम वेजेस में काम नहीं करेंगे, तो आपको पता ही है इनके पास तो भरमार है भाई लेबर्स की, तो ये बोल देते थे ठीक है जाओ हमें काम पे नहीं रखना, तुम काम नहीं करोगे तो दूसरा है हमारे पास तैयार, तो ये दूसरों को रख लेते थे। तो अब इन लोगों के पास काम की शॉर्टेज होती थी, क्यों, एक तो गांव से शहर में आ गए और शहर में भी अगर काम नहीं मिला तो इनका कैसे चलेगा, तो ये इतने पैथेटिकल कंडीशंस पे भी काम करने को रेडी हो जाते थे। तो इतने सारे चेंजेस, इतने सारी पैथेटिकल कंडीशंस होने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ अब सॉल्यूशन आना चाहिए समाज में, और सॉल्यूशन कौन लेके आएगा, कौन चेंजेस लेके आएंगे, तो वो हमने जो आइडियोलॉजी देखी थी कौन लेके आएंगे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स चेंज लाएंगे, और ये ड्रास्टिक चेंज लाएंगे। अब ये लिबरल्स और रेडिकल्स चेंज कैसे लाएंगे, क्यों यही लोग चेंज ला रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि जो लिबरल्स और रेडिकल्स लोग होते हैं इनको काफ़ी अच्छा पढ़ाया गया था, क्यों, जमींदार के बेटे थे, तो अगर बेशक वो लेबर्स को तो बड़े पैथेटिकल कंडीशन में रख रहे हैं, उनको कोई एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बट अपने बेटे बेटी को तो देंगे ना। तो इन्होंने अपने बेटा बेटी को खूब अच्छे स्कूल्स में एजुकेशन दी और खूब इनके जो आइडियोलॉजी थी, जो माइंडसेट था वो बहुत बढ़िया एजुकेट किया। और इसी तरीके से ये लिबरल्स के जितने भी बच्चे थे, जितने भी यंग यूथ था इनका, वो पढ़ा लिखा था। अब पढ़े लिखे होने के कारण इनके जो माइंड था, जो इनकी बुद्धि थी, वो तर्क वितर्क भी कर सकती थी, लॉजिकल, और वो कंडीशंस को भी देख रही थी कि भैया इनके साथ जो इन मजदूरों के साथ इतनी बुरी तरीके से कंडीशंस हो रही है, ये बहुत ज़्यादा बेकार है और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए। और जब इन्होंने इन कंडीशन को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने पाया कि भैया इतने ही कंडीशन नहीं है, इसमें और भी हैं। 4th नंबर पे इन्होंने देखा कि यहाँ पर हाउसिंग की भी प्रॉब्लम है भाई, हाउसिंग एंड सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम है। इन्होंने देखा कि जो मजदूर, जो लेबर क्लास हमारे यहाँ काम करने, हमारी फैक्ट्रीज में काम कर रही है, उनको रहने के लिए भी प्रॉब्लम है, और जिस जगह पर वो रह रहे हैं, जिन कंटेनर में कहूँ, जिस एक झोपड़ी से में वो रह रहे हैं रूम में, उसमें कई लोगों को एक साथ ठूस दिया जाता था,
और ठूसने के साथ अगर आप एनसीईआरटी में पिक्चर देखें तो एनसीईआरटी में इस तरीके से एक कमरा बना हुआ है, इधर काफ़ी सारे बेड लगे हुए हैं और एक बेड पे काफ़ी सारे लोगों को एक साथ भरा हुआ है। और आपको मैं बता दूं रशिया में ये भी प्रॉब्लम थी कि इनको काफ़ी बड़े चौथे माले पर रखा जाता था और वहाँ पे इनको टॉयलेट के लिए भी नीचे कई -डिग्री टेम्परेचर में आना पड़ता था सिर्फ वॉशरूम के लिए। तो इतनी बुरी इनकी कंडीशंस थी। तो देखो हाउसिंग एंड सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम है। 5th नंबर पे इनको हेल्थ की भी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड भी इशू थे, इशू। तो ये सारे इशू को लिबरल्स और रेडिकल्स ने पूरे के पूरे ऑब्जर्व किया और उनको लगा कि भैया इसमें तो कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। और चेंजिंग के लिए इन्होंने अपने जो इनके पेरेंट्स थे जो कि कौन थे, एरिस्टोक्रेट थे, उनको कुछ सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया, कुछ उनको चेंजेस और कुछ सुझाए, जिससे कि क्या होगा कि इन्होंने कहा कि इनके कुछ ना कुछ कंडीशन में चेंज किया जाए जिससे हमें और भी प्रोडक्शन मिल सकता है और भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। अब इन्होंने क्या सुझाया तो वो देखते हैं। सॉल्यूशंस, अब हम देख रहे हैं सॉल्यूशंस इन्होंने क्या क्या दिए। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें इन मजदूरों से अगर ज़्यादा आउटपुट लेना है तो हमें इनकी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। और हेल्थ पे ध्यान क्यों देना होगा? क्योंकि भैया अगर हमारी हेल्थी लेबर होगी तो वो ज़्यादा काम करेगी, वो हमें ज़्यादा आउटपुट देगी। और आपको ये पता भी है कि कई सारी आज भी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज अपने लेबर्स को, अपने मजदूरों को, अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। उन्हें 2 दिन की छुट्टी भी प्रोवाइड कराती है, मतलब हफ्ते में 5 दिन काम कराती है और 2 दिन छुट्टी भी प्रोवाइड कराती है। वो इसलिए जिससे कि वो अपने 2 दिन में अपने हेल्थ से रिलेटेड इशू अपने आराम कर सके और 5 दिन लगातार और मतलब अच्छी तरह से मिलके पूरी मेहनत के साथ कंपनी के लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सके। तो इन्होंने कहा सबसे पहले हमें मजदूरों की हेल्थ को ध्यान में रखना होगा, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना होगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। एटलीस्ट हमें अपने लेबर को, अपने एम्प्लॉयज़ को इतना तो पढ़ा देना चाहिए कि जो मालिक, जो फैक्ट्री ओनर्स उन्हें इंस्ट्रक्शन दे वो उसको समझ के और काम कर सके। अगर देखो पढ़े लिखे एम्प्लॉय होंगे तो वो जो भी हम ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन देंगे वो उनको पढ़ लिख के इम्प्लाई कर पाएंगे। और अगर अनपढ़ होंगे तो वो ज़्यादातर उनको हमें हर चीज़ को समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया इनके एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए हमें। तो इस तरीके से काफ़ी सारी उन्होंने ये आइडियाज़ सुझाए। और इसी तरीके से फिर इन्हीं के बीच में जब ये आइडियाज़ चल रहे थे तो यहीं पर एक और आइडिया जन्म लेता है और वो आता है किसका? नेशन का आइडिया। अब ये नेशन क्या है? तो नेशन एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें ये समझा जाता है कि कोई भी हमारे पे गवर्न करने वाला जो भी आदमी हो वो हमारे साथ एक तरीके से कनेक्ट हो। इट मीन्स कि नेशन में सभी लोगों के जो उनके अलग से रीति रिवाज है, लैंग्वेज है, कल्चर है, जो उनकी जन्मभूमि है, सब में इस तरीके की समानता हो, इस तरीके की आइडियोलॉजी हो कि सब एक दूसरे को भाई बहन और एक देश के नागरिक समझे और अपने आप को इक्वल समझे और उनमें अपने आप को एक राष्ट्र समझने की जो फीलिंग है वो डेवलप हो। जस्ट लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हम क्या कहते हैं? हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या हैं? इंडियन। अब हम अपने आप को इंडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। और जब हम कोई बाहर जाते हैं कंट्री से बाहर, तो अगर हमें कोई वहाँ पर इंडियन मिल जाए तो हमें उनके साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती है ना, बिसाइड के और जो भी कंट्री के लोग हैं। हमें क्यों इंडियन के साथ ही कनेक्टिविटी, भारतीय के साथ क्यों इतना अपनापन लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अंदर अपने देश को लेके, अपने नेशन को लेके एक भावना है, एक फीलिंग है कि हम सब भारतीय हैं, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज सब एक है और हम एक मिट्टी के ही जन्मे हुए इंसान हैं। तो यही भावना वे लोग जो ये रिवॉल्यूशनरीज थे ये भी डेवलप करना चाहते थे। किसके अंदर? अपनी जनता के अंदर। तो देखो अब इस नेशन की जो आइडियोलॉजी को लोगों के अंदर प्रमोट करने के लिए जो बातें करते थे उन्हें बोलते थे नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट मतलब जो कि नेशन की भावनाओं को प्रमोट करें, लोगों के अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम की भावना जगाएं। अब देखो इस सोसाइटी में चेंज लाने के लिए कितने लोग मिल गए हैं? नेशनलिस्ट, दूसरा लिबरल्स, तीसरे नंबर पे रेडिकल्स। और सभी मिलके अब क्या चाहते हैं
कि समाज में थोड़ा चेंज आए और लोगों की भावनाओं में चेंज आए, और जो गवर्नमेंट है, जो राजा है उस समय पे, उनके शासन को उखाड़ फेंका जाए और जनता का शासन लाया जाए, डेमोक्रेसी को लाया जाए, लोगों में ऐसी भावनाएं लाई जाए जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाए, जहाँ पर वो अपनापन समझे, इस जन्मभूमि से जहाँ वो रह रहे हैं उसके साथ कनेक्टिविटी वो करें, जहाँ पर उन्हें पता हो कि हम सबके, जितने भी हम लोग हैं एक क्षेत्र में रहने वाले, हम सभी लोगों की भाषाएं, रीति रिवाज, कल्चर, कम्युनिकेशन, हमारे पूर्वज सब एक थे और एक जगह रहते थे। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि अब तो रिवॉल्यूशन करना होगा। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति लानी होगी। और ये क्रांति कैसे इनके मन में आती है, तो ये देखें कि ये लोग 1815 में क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद है आपको? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको पता है कि लुइस 16 का राज था वहाँ पर। आप देखो जब 1792 तक जो वहाँ का राज था वो जनता के हाथों में आ गया था, वो काफ़ी सारी उथल पुथल वहाँ पर बनी रही, जबकि आपको पता है 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट और उसके अंत तक ये सारी उथल पुथल वहाँ पर बनी हुई। फिर वहाँ की जनता ने क्या किया, 1815 में दोबारा से राजा को वहाँ पर बैठा दिया, दोबारा से राजतंत्र ले आए, मोनार्की ले आए, और उससे क्या हुआ कि दोबारा से राजतंत्र आ गया। तो इन तीनों ने मिलके क्या करा, इन्होंने सबने मिलके जो राजा यहाँ पर अब बर्बन फैमिली को दोबारा बैठा दिया। तो यहाँ की जो इन बर्बन फैमिली के जो किंग थे, जो गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। इनके खिलाफ एक एनसीईआरटी में एक वर्ड लिया गया है नेगेटिव, कॉन्स्पिरेंसी, मतलब षड्यंत्रकारी नीतियां बनानी स्टार्ट कर दी राजा के खिलाफ, जिससे कि राजा के शासन को उखाड़ फेंका जाए। तो इसके लिए इन्होंने अलग अलग पॉलिसीज बनाई, और ये किसको फॉलो कर रहे थे इसी टाइम पे, पता है एक और नेता थे 1815 में ही, एक और इटली का भी यूनिफिकेशन किया था। अगर मैं आपको इटली की बताऊं तो इटली भी 7 अलग अलग देशों क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ था, और ये 7 अलग अलग देश अलग अलग थे, सबको बांट दिया गया था। क्यों? राजतंत्र था, सबको अलग अलग कर दिया था। तो इस इटली को मिलाने का जो काम करा था वो जोसेफ मैजिनी ने किया था। ये ऐसे लीडर थे जिन्होंने कुछ अलग से कॉन्स्पिरेंसी और अलग अलग पॉलिसीज बना के, नीतियां बना के राजा के शासन को, उस टाइम के गवर्नमेंट के शासन को उखाड़ फेंका और देश में नेशन की भावना को इंट्रोड्यूस कराया, नेशनलिज्म की भावना को इंट्रोड्यूस कराया। अब हम ये सारी बातें हम एक बार एनसीईआरटी बुक से भी देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी से बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर 9th क्लास के हम एग्ज़ाम की बात कर ले तो एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो हम जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सब एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बताए हैं। अब हम आगे देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उसमें नोट्स बनेंगे, और अब हम एनसीईआरटी से आगे पढ़ेंगे। तो अब हम एनसीईआरटी के ही पॉइंट से, ये सारे पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी से ही नोटेड डाउन करे हुए हैं, तो हम एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। तो पहला हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, मतलब जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो वहाँ पर सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए ये हम देखेंगे। पहला क्या हुआ, न्यू सिटीज़ केम अप, नई सिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया था, नई सिटीज़, नए टाउन्स आने स्टार्ट हो गए। दूसरी, न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन डेवलप्स, नए इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं वो डेवलप हो गए। जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी हुई थी वहाँ पर आसपास में ज़्यादातर सारे रीजन्स डेवलप हो गए, आसपास के इलाके जो हैं वहाँ से लोग आना स्टार्ट हो गए और वहाँ पर बसना स्टार्ट हो गए गाँव से। फिर थर्ड नंबर पे रेलवेज एक्सपेंडेड, रेलवेज जो थी वो रेलवेज का आविष्कार होने के लिए रेलवेज डेवलप हो गई, और इस तरीके से जो मैंने बताया था आपको, यूरोप में जो यहाँ से जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या करा कि यहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेलवेज का डेवलपमेंट कर दिया, रेलवेज का आविष्कार किया, जिससे क्या हुआ, आपस में जो ट्रेडिंग थी वो ट्रेड बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो गया। फोर्थ नंबर पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकर, जो इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हो गई उस टाइम पर, और इस एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम
आ गया। और ज़्यादातर और भी रीजन्स में इंडस्ट्रीज़ देख भैया उसको देख के दूसरे ने भी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अस्तित्व में आ गई। अगला अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों से जितने हमने ये डेवलपमेंट देखे, उन्हीं डेवलपमेंट से क्या नेगेटिविटी और क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या प्रॉब्लम वहाँ के जो विलेजर्स हैं, वहाँ की जो जनता है, उनको फेस करनी पड़ी। तो पहला, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि जितने भी मैन थे, वुमेन्स थे, चिल्ड्रंस थे, उन सबको फैक्ट्रीज में लाना स्टार्ट कर दिया। मतलब सभी लोग गाँव से, महिलाएं, औरतें और बच्चे तक आकर काम की तलाश में और शहरों में इंडस्ट्रीज़ में काम करना स्टार्ट कर दिया। और आपको पता ही है इंडस्ट्रीज़ की जो वहाँ पर जो कंडीशंस थी वो ज़्यादा पैथेटिकल थी, पर फिर भी क्योंकि उन्हें रोज़गार चाहिए और काम चाहिए, तो काम की तलाश में वो फिर भी इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने को मजबूर थे। क्योंकि ज़्यादातर ये जो वर्कर्स होते थे, जो ये मज़दूर होते थे, ये सीजनल वर्कर्स होते थे। सीजनल इट मीन्स अगर कोई सीज़न होगा तो इन्हें काम मिलता था और सीज़न ना हो तो काम नहीं मिलता था। जस्ट लाइक अगर हमें सर्दी में कोई कपड़े खरीदने हैं, वुलन क्लोथ्स खरीदने हैं, तो वो सर्दी में ही मिलेंगे। अगर हम उन्हें समर में लेने जाएंगे, गर्मियों में लेने जाएंगे, तो हमें वुलन क्लॉथ्स नहीं मिलेंगे। इट मीन्स जो वुलन क्लॉथ्स वीवर्स हैं, जो वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं, उनका सारा काम धंधा चौपट हो जाता है किसमें? समर में। तो उनका काम कब चलता है? सिर्फ विंटर में चलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्हें विंटर में ही रोज़गार मिलता होगा। तो ज़्यादातर ये सीजनल जो वर्कर्स हैं, बाकी जो सीज़न होता है उसमें ये अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में भी ये कहाँ पर? शहरों की तरफ रुख कर रहे थे और इंडस्ट्रीज़ में काम करने को उस पैथेटिकल कंडीशन में भी मजबूर थे। वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग। अब मैंने कहा जब ये गाँव से शहरों में आने लगे और ये मजबूर थे काम करने के लिए, तो जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे उन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग जो काम के जो आवर्स थे, जो घंटे थे, वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और इनसे 15 घंटे काम कराया जाता था। 14 से लेकर 15 घंटे तक इनसे काम कराया जाता था। और वो भी वो जो वेजेस थे वो कैसे हो गए? वेजेस वर पुअर। मतलब जितने उनको काम तो ज़्यादा लिया जाता था और उनसे पैसा जो है, उनकी जो सैलरी थी वो सबसे ज़्यादा कम रखी गई थी। तो कम वेजेस पे और ज़्यादा काम कराना। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये विलेजेस से ज़्यादा लोग आ रहे थे और भीड़ इतनी थी, डिमांड ज़्यादा थी काम की और सप्लाई कम हो रही थी। तो इससे क्या होगा कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि जो वेजेस, जो काम के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो भी फैक्ट्री ओनर्स थे, इन्होंने भी क्या कर दिया कि आवर्स बढ़ा दी और वेजेस कम कर दी। और लोगों को बोलते थे, जो भी लेबर्स आते थे, भैया तुम्हें काम करना है करो, नहीं करना तो दूसरा तैयार है और लेबर हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है। अगला, अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड। अब देखो वहाँ पर इनकी जितने भी सारे लोग थे, इनकी जैसे जैसे पहले तो इनकी डिमांड बहुत हाई थी, बट फिर जैसे ज़्यादा लोग होने स्टार्ट हो गए तो इनकी डिमांड जो है वो कम होना स्टार्ट हो गई। और डिमांड कम होने से क्या हुआ कि वहाँ पर जितने ज़्यादा लोग आना स्टार्ट हो गए, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बन गई। सबको काम तो नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री में अगर 10 वर्कर्स की ज़रूरत है तो 10 वर्कर को ही काम मिलेगा। बट गाँव से आप देख रहे थे कि 10 वर्कर की जगह 100 वर्कर्स आ रहे थे, 100 काम के लिए लोग आ रहे थे। तो अगर 100 लोग हैं तो जो 10 लोगों को काम मिला, बाकी 90 तो अनएम्प्लॉय हो गए। तो इस तरीके से वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, कॉमन हो गई थी। अब अगर इतने सारे लोग एक ही साथ आएंगे तो उनको रखने की, रहने की, उनकी कंडीशंस को बेटर करने की समस्या भी बढ़ जाएगी। तो हाउसिंग की बहुत गंदे एक ही कंटेनर में सब ज़्यादा लोगों को ठूस दिया जाता था। सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, उनके लिए कोई भी किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं दी गई थी, कोई भी सुविधा से वंचित कर दिया गया था, ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी उस कंटेनर में। वर्क प्रॉब्लम सिंस टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली। जिस तरीके से जल्दी जिस स्पीड से टाउन बढ़ रहे थे, जिस स्पीड से सिटीज़ डेवलप हो रही थी, उस तरीके से अब इतनी सारी पॉपुलेशन को अगर रहने के लिए जो हाउसेज हैं वो भी कम पड़ने लगे। और जब एक ही कमरे में इतनी ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो जनसंख्या रहने से क्या होगा कि उनके अंदर सैनिटेशन की प्रॉब्लम होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ वो ज़्यादा उनके अंदर कॉमन देखे जाएंगे। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने कहा लिबरल्स और रेडिकल्स ने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला। वो जो लोग थे ये बड़े बड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, इनकी भी अपनी फैक्ट्रीज थी, इनके अपने मजदूर थे। तो इन्होंने भी अपने जो जितने भी एरिस्टोक्रेट जो अपने फोर फादर थे, अपने जितने भी अपने
पापा को, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको कहा कि इनकी अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए तो इनके भी हमें कंडीशंस में ध्यान देना होगा, इनकी भी कंडीशन इम्प्रूव करनी होगी। और इन्होंने फिर उस सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए, क्योंकि देखो अगर 14-15 घंटे कोई भी इंसान काम करेगा और पुअर पैथेटिकल कंडीशन में काम करेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगा। और अगर प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है तो इनको कुछ ना कुछ इनकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट करनी होगी। तो आइए देखते हैं कि लिबरल्स और रेडिकल्स ने उस टाइम पर इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या सॉल्यूशन दिए। तो पहला, ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। इन्होंने कहा कि जितने भी जो लोग अपनी मेहनत से जो अपनी कमाई कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने ली है वो उनकी खुद की इंडिविजुअली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर मैंने कुछ अपनी मेहनत से कमाया है तो वो मेरा खुद का होना चाहिए, यूँ नहीं होना चाहिए कि वो सबका हो या फिर कुछ ही हाथों में वो चला जाए। जो जितना कमाता है, जो जितना कैपेबल है उसके हाथ में उतना हो, उतनी प्रॉपर्टी हो। तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मतलब जिसने जितनी मेहनत करी है उसके पास उतना पैसा और उतनी प्रॉपर्टी हो। दूसरी बात, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयज। अब रेडिकल्स और ये लिबरल्स थे, ये भी बहुत बड़ी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, ये भी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और ये खुद भी प्रॉपर्टी ओनर्स और एम्प्लॉयर्स थे। मतलब ये बड़े बड़े जॉब में काम करने वाले, बड़े बड़े ओनर्स, बड़े बड़े प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले खुद भी थे, एरिस्टोक्रेट थे ये भी। थर्ड, दे फेल्ट दैट इफ़ द वर्क फोर्स वॉज हेल्थी। वे सोचते थे कि अगर जो हमारी लेबर है, वर्क फोर्स, अगर वो हेल्थी होगी और एजुकेटेड होगी तो हमारी क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी फैक्ट्री में हमने जो भी अपनी इंडस्ट्री खड़ी की है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलेंगे। फोर्थ चीज, अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी। इन्होंने क्या किया, प्रिविलेजेस मतलब होता है विशेष अधिकार, विशेषाधिकार जो कि नोबिलिटी लोगों को, कि भैया सिर्फ बड़े घराने में पैदा हो गए हैं तो उनको जन्म से ही कुछ अधिकार दे दिए जाते थे जिन्हें प्रिविलेजेस राइट्स बोलते थे, जो सिर्फ और सिर्फ नोबिलिटी फैमिली को ही मिलते थे। तो इन्होंने कहा कि ये जो जन्म से ही कुछ अधिकार, स्पेशल अधिकार जो इन लोगों को दे दिए जाते हैं, एरिस्टोक्रेट को दे दिए जाते हैं, इनको ये अपोज करते थे। ये कहते थे कि सिर्फ जन्म के आधार पर ही लोगों को विशेष और पूरे समाज से अलग अधिकार दे दी जाए तो ये तो गलत बात है। अगर देना है तो सबको उनकी योग्यता और क्षमता के अकॉर्डिंग दिया जाए, जिसकी जैसी क्षमता उसको वैसे अधिकार। तो सबको इक्वालिटी की बात करते थे ये लोग। फिर हेड बाई बर्थ दे बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट। ये विश्वास करते थे अगर एक इंसान में कोई काबिलियत है, कोई काम करने की काबिलियत है तो वो अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत करके जो वो कमा रहा है, जो गरीब मजदूर कमा रहा है, वो उसका खुद का हो, वो किसी के अंडर काम ना करे, जमींदारों के अंडर काम ना करे, जमींदारों के लिए ही ना कमाए। क्योंकि अगर हम कोई भी इंडस्ट्रीज़ में, कोई भी फैक्ट्री में अगर मजदूर काम करते हैं तो प्रॉफिट मजदूर कमा के देते हैं, तो जो भी जितना भी वो एफर्ट कमा रहे हो उनको भी उसमें पूरी भागीदारी मिले। लेबर एंड इंटरप्राइजेस, जितने भी लेबर्स हैं और जितने भी इंटरप्राइज जो छोटे छोटे काम धंधा खोलते, क्राफ्ट पर्सन वगैरह, उनको उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनका मेहनताना मिला जाए। तो हमने आज पूरे चैप्टर में क्या देखा कि जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे थे, जो नए नए आइडियोलॉजी आ रही थी, उनसे क्या चेंजेस आ रहे थे पूरे समाज में। अभी इसके 4 पॉइंट हैं, 5वां पॉइंट हम अभी देखते हैं। 5वां पॉइंट, सम नेशनलिस्ट लिबरल। जैसे कि नेशनलिस्ट वर्ड मैंने आपको बताया था, जो नेशन की भावना को, नेशन की फीलिंग्स को स्प्रेड करे। इट मीन्स नेशन मतलब जिसमें पूरे समाज के, पूरे देश के लोगों की रहन सहन, भाषा, कल्चर, उनके सोच, उनकी हर चीज़ में साझा हो, उनकी सोच सब एक हो, सब में एकता की भावना हो, उसे नेशन बोलते हैं। और जो इस भावना को, जो इस फीलिंग को स्प्रेड करे, उसे नेशनलिस्ट बोलते हैं। तो सब नेशनलिस्ट, अब ये नेशनलिस्ट लोग भी किसके साथ मिल गए, लिबरल्स के साथ। ये भी समाज में कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में समाज के कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में एक नेगेटिव पॉइंट लिया गया है कॉन्स्पिरेंसी, मतलब षड्यंत्रकारी कुछ नीतियों को लागू करने की कोशिश करने लगे। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स wanted revolution to put an end to the kind of governments। अब इन्होंने जो सरकार थी उस समय की सरकार, उसके खिलाफ सबने मिलके, किसने, नेशनलिस्ट ने, लिबरल्स ने और रेडिकल्स ने, यही चेंजेस चाहते थे ना सोसाइटी में।
तो इन तीनों ने मिलके समाज में जो सरकार, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, जो राजा था, उसके खिलाफ कुछ अलग अलग पॉलिसीज बनाने स्टार्ट कर दी। एंड स्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815, एक इस तरीके से जो गवर्नमेंट थी 1815 में, उस गवर्नमेंट के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ इन्होंने अलग अलग नीतियां बनानी स्टार्ट कर दी और एक क्रांति की शुरुआत इन्होंने स्टार्ट कर दी, जिससे कि हम पूरे यूरोप को इकट्ठा ये कर पाए। 6 पॉइंट्स, नेशनलिस्ट टॉक टू रिवॉल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस। अब नेशनलिस्ट किसकी बात करेंगे आप बताएं? वो नेशनलिस्ट जो है वो नेशन की बात करेंगे, ऐसे आइडियोलॉजी की बात करेंगे जिसमें सभी लोग, समाज के सभी लोग, उनकी जो थॉट्स हैं, उनके जो सोचने का तरीका है, उनका खान पान, रीति रिवाज सब एक हो, जहाँ पर उनको एक फीलिंग आए कि हम इसी नेशन के लोग हैं, हम भारतीय हैं, या फिर हम यूरोप के एक सिटीजन्स हैं, सोसाइटी के सिटीजन्स हैं। जैसे अगर हम इंडियंस अगर बाहर कहीं जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, तो हम वहाँ पर अगर कोई इंडियंस मिल जाए तो हम क्या कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, हमें एक नेशन की भावना आती है, हम अकेले इंडिविजुअल काम नहीं करते, फिर हम एज ए इंडियन काम करते हैं। तो ये नेशनलिस्ट कोशिश कर रहे थे कि जो सभी लेबर्स हैं, जो लेबर क्लास है, सबके अंदर नेशनलिज्म की भावना आए। नेशनलिज्म भावना क्रिएट करने के लिए इन्होंने कहा कि हमें रिवॉल्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्रांति का सहारा लेना पड़ेगा, और सभी लोगों में, जो हमारी अनपढ़ जनता है या फिर जो हमारी जनता सोच समझ नहीं सकती, उनके अंदर भी ऐसे विचार डेवलप किए जाएं जिससे कि वो लोग भी एक नेशन के आइडियोलॉजी को समझना स्टार्ट कर दें। आफ्टर 1815, आपको पता ही है 1815 के बाद जोसेफ मैजिनी एक इटालियन लीडर्स हैं ये, इनका सबसे ज़्यादा योगदान था इटली जैसे देश को एकता में यूनिफिकेशन करना। इटली 7 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, छोटे छोटे रीजन्स में बटा हुआ था। उन सबको इकट्ठा एक इटली को यूनिफाई करने का जो अगर किसी को श्रेय दिया जाता है तो वो जोसेफ मैजिनी को दिया जाता है। जोसेफ मैजिनी इटालियन नेशनलिस्ट, इटली में इन्होंने नेशनलिज्म का रिवॉल्यूशन चलाई थी, नेशनलिज्म की भावना स्प्रेड की थी। कॉन्स्पायर्ड, षड्यंत्र, कॉन्स्पायर्ड मतलब षड्यंत्र, कॉन्स्पायर्ड विथ अदर्स, और दूसरे लोगों के साथ इसने अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग षड्यंत्रकारी नीतियाँ बनाई राजा के खिलाफ टू अचीव दिस इन इटली। और इटली में नेशनलिज्म को अचीव करने के लिए जोसेफ मैजिनी जैसे लीडर्स ने और अनेक लीडर्स के साथ मिलके यूनिफिकेशन और उस टाइम की गवर्नमेंट, उस टाइम के राजा के खिलाफ पॉलिसीज चलाई, एक रिवॉल्यूशन चलाई, क्रांति चलाई, और इस तरीके से ये फाइनल इनकी जीत होती है और इटली का यूनिफिकेशन होता है। ये जोसेफ मैजिनी से तो हमारे देश के भी काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स, जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, वो भी इंस्पायर थे, जैसे लाइक भगत सिंह वगैरह सारे लीडर इससे इंस्पायर थे, और वो भी एक भारत को यूनिफाइड करने में इनके काफ़ी सारी नीतियों को फॉलो उन्होंने किया है। तो इस तरीके से आज हमने पूरे चैप्टर में जो सोशलिज्म इन यूरोप है उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे आगे बढ़ते हुए हम रशियन रिवॉल्यूशन की तरफ रुक कर रहे हैं, और हमने देखा कि किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही थी, सोसाइटी चेंज होने से वहाँ पर किस तरीके के चेंजेस आते हैं यूरोप में। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।